सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 5 जेल से लिखा पिता का एक पत्र है, इस पाठ का पाठन करेंगे। विद्यार्थियों, इस पाठ को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। तो आइए देखते हैं। पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न यानी शिक्षण पूर्व गतिविधियां हैं विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। प्राचीन काल में संदेश पहुंचाने के लिए कौन कौन से साधन प्रयोग किए जाते थे। यानी प्राचीन काल में संदेश पहुंचाने के लिए कौन कौन से साधन प्रयोग किए जाते थे। विद्यार्थियों, आप सभी सोचेंगे कि पुराने समय में किस तरह से संदेश भेजे जाते थे। आप सभी को मालूम होगा कि पुराने समय में संदेश भेजने के लिए सभी लोग सोचेंगे इस प्रश्न के उत्तर को। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि पुराने समय में पक्षियों का प्रयोग किया जाता था, जैसे कबूतर था। घोड़ों का उपयोग किया जाता था, संदेशवाहक के द्वारा भेजा जाता। अच्छा, घोड़े कैसे? तो जो व्यक्ति रहता था वो घोड़ों पर सवार होकर के संदेश ले जाता था, या कुछ पैदल जाकर के संदेश देते थे। इस तरह से संदेश भेजे जाते थे। अच्छा, संदेश भेजना क्यों जरूरी था? संदेश इसलिए भेजना जरूरी होता है विद्यार्थियों कि कभी कभी कुछ बातें होती हैं जिनको बताना अत्यंत आवश्यक होता है। हाल खबर होती है, खुशखबरी होती है, या किसी तरह का निमंत्रण पत्र है, या आवश्यक कोई सूचना है, आदि तरह की खबरें हो सकती थी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि वर्तमान समय में एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने के लिए कौन कौन से साधन का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आप सभी इस समय अगर विचार करेंगे किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि वर्तमान समय में पत्र हो गया, टेलीफोन हो गया, ईमेल हो गया, फैक्स हो गया, कोरियर का भी प्रयोग करते हैं संदेश पहुंचाने में या कुछ भी चीज़ों को भेजने में। तो विद्यार्थियों, इस तरह से इन साधनों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संदेश पहुंचाने के लिए कौन सा साधन आपको सबसे अच्छा एवं सुलभ लगता है। विद्यार्थियों, अगर पुराने ज़माने की बात करें, जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, केवल पत्र ही एक जरिया था संदेश पहुंचाने का, तो उस समय विद्यार्थियों अगर किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती थी और उसका बेटा बहुत दूर रहता है, तो ऐसी स्थिति में यानी एक देश से दूसरे देश में या एक प्रदेश से 4 प्रदेश बाद रहता है, मान लीजिए कोई जम्मू कश्मीर में रहता है और एक दूसरा उत्तराखंड में रहता है। अब उत्तराखंड में रहने वाले की मृत्यु हो गई और वह संदेश जम्मू कश्मीर भेजना चाहता है, तो पत्र के द्वारा संदेश भेजने में काफ़ी समय लग जाएगा और उस व्यक्ति को यहाँ उत्तराखंड पहुँचने में भी समय लगेगा। तो ऐसी स्थिति में मरने के समय या अंतिम समय में माता पिता या बच्चा अपने पिता को देख नहीं पाता था, या मृतक के परिवार वाले उस मृतक को नहीं देख पाते थे। तो यह साधन सही पूर्ण मायने में सुलभ या अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब जरिया ही नहीं है कोई, तो इस साधन को अपनाना ही पड़ता था। तो वर्तमान समय में टेलीफोन हो गया, घर बैठे पल सेकंडों में खबर हम दे सकते हैं या खबर हम संदेश प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, संदेश पहुंचाने के लिए कौन सा माध्यम आपको सबसे अच्छा लगता है? तो वर्तमान समय में टेलीफोन हो गया, या आपको जो है टेलीविज़न है,
या अन्य कोई साधन भी है जो आपको अच्छा लगता है, आप अपना विचार दे सकते हैं। विद्यार्थियों, आज का बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत एक खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत एक खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से देंगे। विद्यार्थियों, पाठ है जेल से लिखा गया पिता का एक पत्र। इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, एक पत्र के रूप में था। पाठ परिचय क्या है ये देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत की महान विभूति पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रिटोरिया जेल से अपनी पुत्री इंदिरा के नाम कई पत्र लिखे गए। उन्होंने इन पत्रों द्वारा दूसरे देशों की संस्कृति तथा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं से इंदिरा को परिचित कराया। प्रस्तुत पत्र द्वारा हमें मिस्र देश व क्रीट टापू की सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। आइए पढ़ते हैं इस पत्र को। पत्र क्या है विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं। प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें करती रहती हो, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो तो मैंने इरादा किया है कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं उनकी छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। पुराने ज़माने में लोग किस तरह रहा करते थे, उनका कुछ हाल उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों और इमारतों को देखकर पता लगाया जा सकता है। कुछ हाल उन पत्थर की तख्तियों की लिखावट से भी मालूम होता है जो वे छोड़ गए। इसके अलावा कुछ बहुत पुरानी किताबें भी हैं जिनसे पुराने ज़माने का हाल मालूम होता है। मिस्र में अब भी बड़े बड़े पिरामिड, मीनार और स्फिंक्स मौजूद हैं। लक्सर और दूसरी जगहों में मंदिर के खंडहर नज़र आते हैं। तुमने इन्हें देखा नहीं है, लेकिन जब हम स्वेज नहर से गुजर रहे थे तब वे हमसे बहुत दूर नहीं थे, लेकिन तुमने उनकी तस्वीरें देखी हैं। शायद तुम्हारे पास उनकी तस्वीरों के पोस्ट कार्ड हों। स्फिंक्स क्या थी? औरत के मुंह वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। इसका डील डौल बहुत बड़ा है। किसी को भी यह नहीं पता कि यह क्यों बनाई गई है। आइए देखते हैं स्फिंक्स क्या है। विद्यार्थियों, अभी आपने यहाँ पढ़ा ये शब्द स्फिंक्स, ये क्या है ये देखते हैं। हमने पढ़ा कि यहाँ पर कि औरत के मुंह वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। स्फिंक्स किसे कहते हैं? औरत के मुंह वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह की मूर्ति थी स्फिंक्स। किस तरह की? यानी इस तरह की मूर्ति बनी हुई थी, इसे स्फिंक्स कहते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। इसका डील डौल बहुत बड़ा है। इसका डील डौल बहुत बड़ा है। किसी को भी यह नहीं पता कि यह क्यों बनाई गई। उस औरत के चेहरे पर एक मुरझाई हुई मुस्कुराहट है। किसी को यह समझ में नहीं आता कि उसके इस तरह मुस्कुराने के पीछे क्या कारण है। किसी आदमी के बारे में यह कहना कि स्फिंक्स की तरह है, इसका मतलब है कि तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते। बात आप समझ गए हो। मीनारें भी बहुत लंबी हैं।
मीनारें भी बहुत लंबी हैं। वास्तविकता में वे मिस्र के बादशाहों के पुराने मकबरे हैं। इन्हें फिरौन कहा जाता है। तुम्हें याद है, तुमने लंदन के अजायब घर में मिस्र की ममी देखी थी। ममी किसी आदमी या जानवर की लाश को कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे मसाले व तेल लगाए दिए जाते हैं जिनसे वह सड़ ना सके। फिर उन लाशों को ममी बनाकर मीनारों में रख दिया जाता है। लाशों के पास सोने चांदी के गहने, सजावट व खाने पीने की वस्तुएं रख दी जाती थी। लोगों का ऐसा विश्वास है कि मरने के बाद भी उन्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ सकती है। विद्यार्थियों, आज केवल यहीं तक पढ़ेंगे। शेष पाठ का पाठन अगले दिन करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, अक्सर शब्द का अर्थ है अधिकतर, खंडहर का अर्थ है अवशेष या गिरे हुए मकान या बचा हुआ अंश, तरक्की का अर्थ है उन्नति, गुसलखाना का अर्थ है स्नान घर, मशहूर का अर्थ है प्रसिद्ध, मौजूद का अर्थ है विद्यमान, टापू का अर्थ है ज़मीन का टुकड़ा जो चारों ओर तरफ से पानी से घिरा हो, डील डौल का अर्थ है शरीर का आकार या बनावट, लाभदायक का अर्थ है उपयोगी या फायदेमंद। विद्यार्थियों, अभी आपने जो गद्य खंड पढ़ा, उस गद्य खंड से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आप सभी उन प्रश्नों के उत्तर मन में सोचेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा कि जवाहरलाल नेहरू की पुत्री का क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू की पुत्री का क्या नाम था? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि जवाहरलाल नेहरू की पुत्री का नाम इंदिरा गांधी था। क्या नाम था? इंदिरा गांधी था। दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी के पत्र द्वारा किस देश व कौन से टापू की सभ्यता व संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? नेहरू जी के पत्र द्वारा किस देश व कौन से टापू की सभ्यता व संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो विद्यार्थियों, आपने पढ़ा था, आप सभी को मालूम होगा या आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को ध्यान करेंगे तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि मिस्र देश व क्रेट टापू की सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। मिस्र देश व क्रेट टापू की सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी का नाम आपने पढ़ा था, लिखा था प्रिटोरिया। प्रिटोरिया किस देश की राजधानी थी? तो वह दक्षिण अफ्रीका की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, मिस्र की राजधानी का क्या नाम है? तो विद्यार्थियों, मिस्र की राजधानी का नाम काहिरा या कायरो है। क्या नाम है? काहिरा या कायरो है। अगला प्रश्न है कि सुएज नहर किसको किससे जोड़ती है? विद्यार्थियों, सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अभी ये सारी चीज़ें आपको आगे पाठ में पढ़ने को मिलेंगी। तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कठिन शब्द क्या है इस पाठ के अंतर्गत? स्फिंक्स है। दूसरा है मिस्र है। मिस्र की राजधानी अपनी आपने पढ़ा कायरो या काहिरा। फिरौन है, पोस्ट कार्ड है, तोतन खामन है, स्थापत्य कला है। अच्छा, स्थापत्य कला क्या है? तो विद्यार्थियों, जो मूर्तियां बनाई जाती थी, जो मकान बनाए जाते थे, यानी एक तरह से पत्थरों के अवशेष। दुष्परिणाम और ज्ञान वृद्धि इस पाठ के अंतर्गत कठिन शब्द हैं, आप सभी इनके मतलबों को समझेंगे। जीवन परिचय, आप यहाँ पर विद्यार्थियों देख रहे हैं कि यह जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र है और इन्होंने यह पाठ लिखा है। इनका जन्म कब हुआ था?
विद्यार्थियों बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे और इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, माता का नाम स्वरूप रानी, और कृतित्व यानी इन्होंने कौन सी किताबें लिखी? भारत एक खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान की कहानी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही लिखी थी। दूसरा है कि देहावसान इनका कब हुआ? तो 1964 में इनका विद्यार्थियों देहावसान हो गया, यानी 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ, यानी 1889 में इनका जन्म हुआ और 1964 यानी 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। विद्यार्थियों अब प्रश्न है कि पुराने ज़माने के लोगों के रहन सहन के बारे में जानकारी किसके द्वारा मिलती है? पुराने ज़माने के लोगों के रहन सहन के बारे में जानकारी किसके द्वारा मिलती है? विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि पुराने ज़माने के लोगों के रहन सहन के बारे में जानकारी उनके बड़े बड़े मकानों व इमारतों को देख करके पता लगाया जा सकता है, या वहाँ की तख्तों पर जो लिखावट है उसके द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। तो किसके द्वारा? बड़े बड़े मकानों व इमारतों को देखकर लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, स्फिंक्स क्या है? स्फिंक्स क्या है? तो विद्यार्थियों स्फिंक्स जो है औरत के मुंह वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। किसे कहते हैं? औरत के मुंह वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि मिस्र के बादशाहों के पुराने मकबरों को क्या कहते हैं? मिस्र के बादशाहों के पुराने मकबरों को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा मिस्र के बादशाह के पुराने मकबरों को फिरऔन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिरऔन कहा जाता है। अच्छा, फिरऔन लिखते कैसे हैं? तो इस तरह से लिखते हैं, फिरऔन, फिरऔन कहा जाता है। विद्यार्थियों फिरऔन कहा जाता है, आप सभी को मालूम होगा। अगला प्रश्न है मम्मी किसे कहते हैं? विद्यार्थियों मम्मी जो थी किसी आदमी या जानवर की लाश को कहते हैं। किसे? किसी आदमी या जानवर की लाश को मम्मी कहा जाता है। मम्मी को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो विद्यार्थियों मम्मी को खराब होने से बचाने के लिए उसमें कुछ मसाले और तेल लगा दिए जाते थे जिससे कि वह सड़े ना। तो मम्मी को खराब होने से बचाने के लिए उसमें तेल व मसाले लगा दिए जाते थे। अगला प्रश्न है मम्मी के पास यानी लाशों के पास अन्य कौन कौन सी वस्तुएं रखी जाती थी? तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा जब आपने पाठ पढ़ा था कि मम्मी के पास यानी लाशों के पास सोने चांदी के गहने, सजावट व खाने पीने की वस्तुएं रखी जाती थी। सोने चांदी के गहने, सजावट यानी खाने पीने की वस्तुएं रखी जाती थी। अगला प्रश्न, तो विद्यार्थियों आज आपने क्या सीखा कि जो लोग थे उनके रहन सहन के बारे में, फिरौन क्या है, स्फिंक्स क्या है, अजायब घर के बारे में, मम्मी के बारे में, और सोएजनहर किसको किससे जोड़ती है, इस बारे में आपने जाना। और राजधानी के बारे में जाना कि मिस्र की राजधानी को कायरो या काहिरा तथा दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। तो विद्यार्थियों आज का लेखन कार्य है पाठ 5 पढ़ें और समझें, कठिन शब्द व शब्दार्थ अभ्यास पुस्तिका में लिखें। लेखक परिचय भी आप सभी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।